गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत मैंने आपको गृह प्रबंध के टॉपिक में उपभोक्ता संरक्षण का जो टॉपिक है वो शुरू कराया हुआ है। चूँकि ये टॉपिक बहुत ही थोड़ा लंबा हो गया है और इसमें मैंने आपको कई इसको पार्ट्स में मैंने अपने जो आपको लेक्चर्स भेजे हैं, तो आप उन्हें ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने नोट्स बनाइए और उसको मेरे इस जो लेक्चर को यूट्यूब चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें। देखिए, आज मैं उसी कड़ी में हम गवर्नमेंट ने क्या क्या उपभोक्ताओं के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं उसमें मैंने आपको बहुत सारे जो थे आपको उसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत ही सारे पिछली जो अपनी जो वीडियो थी उसमें सरकार ने उपभोक्ता के हित में कौन कौन से जो कानून बनाए हैं उसके बारे में हम उनने उसकी चर्चा करी थी। आज मैं उसी कड़ी में आज आपको अगला जो कानून जो बनाया गया है वो है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज, जो है एसेंशियल्स सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1979। यानी कि जो ब्लैक मार्केटिंग जो लोग करती हैं उसको रोकने के लिए जो एक्ट बनाया है, और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1979। कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए, ताकि विक्रेता या निर्माता किसी वस्तु का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके अधिक दाम में वस्तुओं को बेचकर मुनाफा नहीं कमा सकें, इसके लिए 5 अक्टूबर 1979 को प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 1979 पास किया गया और फरवरी 1980 में संसद के द्वारा इससे अधिनियम का रूप दे दिया गया और फिर इसका संशोधन करके जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्तों को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाने का अधिकार भी दे दिया गया। इतना ही नहीं, इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन भी होता रहता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं, ताकि वे उचित मूल्य में सही वस्तु का चयन कर सकें। और यदि किसी वस्तु की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी पाई जाती है तो वे अपनी शिकायत सार्वजनिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण खंड को भी कर सकता है। इस खंड को प्रभावशाली और सशक्त बनाने के लिए सरकार सदैव प्रयत्नशील करती रहती है और अपनी अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन भी करती रहती है। दूसरा आता है जो हमारा बहुत ही पॉपुलर है, जिसको सब जानते हैं, यानी कि भारतीय मानक संस्थान, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI मार्क। सभी ने इसके बारे में सुना हुआ है। यह देश की एक अति महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका कि मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं पदार्थ के मानक को बनाए रखना है। इसकी स्थापना जनवरी 1947 में की गई। यह संस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित है और इसके जो लक्ष्य हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए, मतलब कि जैसे पहला, राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना और उन्हें सामान्य रूप से अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना, उद्योगों में मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण को प्रोत्साहित करना, सरकार को मापन की इकाइयों की सिफारिश करना, उत्पादित वस्तुओं को ISI मार्ग प्रमाण पत्र भी देना। भारतीय जो मानक संस्थान है को उत्पादकों को ISI चिन्ह प्रयोग करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार ISI प्रमाणीकरण मार्क्स अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रदान किया गया। इसके बाद 1961 में इसमें आवश्यक सुधार भी किए गए। इसके अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को ISI मार्क चिन्ह दिया जाता है जिसकी की क्वालिटी प्रमाणित हो चुकी हो। इसके द्वारा केवल उन्हीं उत्पादकों को लाइसेंस दिया जाता है जिसका उत्पाद ISI के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होता है।
ISI चिन्ह किसी वस्तु की सार्थक गुणवत्ता का प्रतीक होता है और वस्तु को क्रय करते समय देख लेना चाहिए कि उस पर ISI का चिन्ह है या नहीं। जिन वस्तुओं पर यह चिन्ह अंकित होता है वे वस्तुएं निश्चित ही उत्तम कोटि की होती हैं। यानी कि जो ISI मार्क जो होता है वो उसकी जो क्वालिटी वाली जो है वो वस्तुएं होती हैं। अब अगर हम बात थोड़ा सा मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि यहाँ पर कि ISI मार्क की वस्तुएं हमें क्यों खरीदनी चाहिए, क्योंकि ISI चिन्ह वाली जो वस्तु होती हैं वो गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती हैं, सुरक्षित होती हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी होती हैं। यदि इसकी गुणवत्ता निम्न कोटि की है तो गुणवत्ता का क्लेम उपभोक्ता निस्संदेह रूप से कर सकते हैं। निम्न स्तर की वस्तु होने पर उसे मुफ्त में बदला जा सकता है। विस्फोट और धोखाधड़ी की स्थिति में सुरक्षा की व्यवस्था होती है। जीवन, संपत्ति और वातावरण के प्रति सुरक्षा का पूर्ण विश्वास भी रहता है। तो ये ISI मार्क भी ये एक मार्क है। अगली अगर हम बात करते हैं पंजीकरण एवं ट्रेड चिन्ह का प्रयोग। वस्तुओं पर नकली और धोखाधड़ी ट्रेड चिन्ह को रोकने के लिए 1958 में यह एक्ट पारित किया गया जो ट्रेड मार्क्स के पंजीकरण एवं संरक्षण का कार्य करता है। यह अधिनियम पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेड मार्क्स के कंट्रोल जनरल के अधीन कार्य करता है। बम्बई में इसका मुख्य कार्यालय है और देश के विभिन्न शहरों में इसकी शाखाएं भी फैली हुई हैं। फिर आता है राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना कलकत्ता में की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु उत्पादन की गुणवत्ता को सुरक्षित करना। मद्रास और बम्बई में इसकी शाखाएं हैं। यह संस्था ISI के सहयोग से कार्य करती है। राष्ट्रीय परीक्षण गृह के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, उद्योगों को मार्गदर्शन, परामर्श और सुझाव देना, वस्तुओं का परीक्षण करना, उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु तैयार करने हेतु व्यापारियों को उत्प्रेरित करना और विभिन्न दृष्टिकोण से तैयार माल की जांच करना, जैसे कि वस्तुओं का टिकाऊपन, स्वाद, बनावट, रचना आदि। उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी करना। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट्स के एक्ट हैं और इनमें हम किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता को धोखा खाने से बचाने के लिए और व्यापारी एवं विक्रेता अथवा उत्पादक उसे छल ना कर सकें, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र, सरल तरीकों से तथा कम खर्चों में दूर करने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ता की शिकायतों को यथाशीघ्र, सरल तरीके से अथवा कम खर्च में दूर करने की व्यवस्था करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों को महत्व दिया जाना और इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना भी करना। इससे केंद्र और राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने का भी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। अब एरियाज़ कौन कौन से आते हैं अधिनियम के एरियाज़, यानी कि एरियाज़ ऑफ एक्ट। यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। जो वस्तुएं, सेवाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं उस पर यह लागू नहीं होता। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को स्वयं के उपभोग में लेने हेतु खरीदता है परंतु वह उसका व्यापार करने लगता है तो यह नियम लागू नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने निजी उपयोग के लिए कार खरीदी और उसका उपयोग वह
भाड़े में टैक्सी के रूप में करता है तो उस पर यह लागू नहीं होगा। इस अधिनियम द्वारा उपभोक्ता को अनेक अधिकार दिए गए हैं। बहुत सारे इस अधिनियम के तहत अभिभाव इसको दिए भी गए हैं। अब बात करते हैं कि उपभोक्ता कौन है। हु इज़ कंज्यूमर। उपभोक्ता किसे कहेंगे हम, या उपभोक्ता किसे, यह विवाद का विषय जो है वो नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो मूल्य अदा करके कोई भी वस्तु खरीदता है, यानी पैसे देकर कोई भी वस्तु खरीदता है वो उपभोक्ता है, या सेवा प्राप्त करता है अथवा भाड़े पर लेता है। उपभोक्ता के अंतर्गत दो मुख्य बातें आती हैं, वस्तु या सेवा प्राप्त करना और वस्तु या सेवा प्राप्त करने के लिए मूल्य भी अदा करना। अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए इस अधिनियम में 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। यह तीनों स्तर मुआवजे की वित्तीय सीमाओं पर निर्भर करते हैं। ये तीनों स्तर निम्न अनुसार हैं। देखिए, जैसे पहला देखिए स्तर है जिला स्तर पर जिला मंच हो गया और 20 लाख तक वित्तीय सहायता सीमा। राज्य स्तर पर राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़, फिर राष्ट्रीय आयोग और 1 करोड़ से अधिक। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र किया जाता है ताकि उन्हें बहुत लंबे समय तक संतोषजनक मुआवजे के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। अधिनियम में शिकायत प्राप्त करने के 90 दिन के भीतर ही विवाद का निस्तारण का प्रावधान है। उपभोक्ता की शिकायत दर्ज कराने हेतु शुल्क की ऑफिस जो है फीस है जो अदा शिकायत दर्ज करने हेतु शुल्क या फीस नहीं अदा करनी पड़ती। शिकायत जो है वो निःशुल्क दर्ज कराई जाती है। निर्धन और कम आय वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त व्यय की क्षतिपूर्ति करने का भी भरपूर प्रयास किया जाता है। सरकार द्वारा उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा सहयोग देती है जिससे उपभोक्ता का शोषण नहीं हो सके। इस अधिनियम के तहत वस्तु से तात्पर्य उन सारी वस्तुओं से है जो मूल्य देकर खरीदी जाती हैं, जैसे कि कोई भी खाद्यान्न, स्कूटर, गाड़ी, वस्त्र, घरेलू उपकरण, बर्तन आदि। इस अधिनियम के तहत सेवा से तात्पर्य उन सभी सेवाओं से है जैसे डाकघर, बैंक, बीमा, रेलवे, बस, टेलीफोन, बिजली, पानी, लाइसेंस, रसोई गैस, चिकित्सा, कोरियर, शिक्षा संस्थान, वकील की सेवाएं आदि। उन सभी ये सारी सेवाएं उसके अंतर्गत इंक्लूड हैं। अब अधिनियम के उपयोग के विभिन्न चरण हैं, यानी कि शिकायत कौन कर सकता है, ठीक है। उपभोक्ता स्वयं शिकायत कर सकता है, ठीक है। दूसरा, शिकायत कब दायर करें, यानी कि जब कोई वस्तु या सेवा में कोई दोष होगा तो तभी हम शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। फिर है शिकायत कहाँ दर्ज कराएं, ठीक है। शिकायत कहाँ दर्ज करानी है, यानी कि वस्तु या सेवा की हर्जाने की राशि 20 लाख रुपए तक है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत जिला मंच में कर सकता है, और 20 लाख से 1 करोड़ है तो इसकी शिकायत राज्य आयोग में कर सकता है, इस तरीके से। फिर है शिकायत की अवधि। शिकायत 2 वर्ष की अवधि के भीतर जो है उपभोक्ता मंच में शिकायत वो कर सकता है। शिकायत करने से पहले क्या करें। शिकायत करने से जो पहले सारे जो दस्तावेज हैं, यानी कि बिल की गारंटी, वारंटी कार्ड, दुकानदार का बिल, व्यापारी द्वारा अगर कोई पत्र व्यवहार भी हुआ है, वो सारे जो कागज़ हैं वो इकट्ठे कर लेने चाहिए। और शिकायत दायर करने से पहले उपभोक्ता को चाहिए कि वह एक रजिस्टर्ड लेटर के साथ अपनी बात को दूसरी विपक्षी पार्टी के पास पहुंचाए। शिकायत करने का तरीका। उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने हेतु उसको एक फार्म भरना पड़ता है, और फार्म के अभाव में उपभोक्ता चाहे तो सादे कागज़ पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। सादे कागज़ पर पर्याप्त हाशिया छोड़ते हुए साफ साफ अक्षरों में अपनी शिकायत को लिखा जाना चाहिए।
अगर वो जिला मंच में कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली, और उसमें कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो शिकायत है उसको वो दर्ज करा सकता है। तो इसके बहुत सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं अधिनियम के जो तहत जो बातें आ रही हैं कि भाई कौन कौन शिकायत कौन कर सकता है, शिकायत कब दायर करनी है, शिकायत को कहाँ दर्ज कराना है, ये जो सारी समस्याएं आती हैं ये उपभोक्ता के सामने आती हैं। इसीलिए मैंने आपको जो पिछले जो हमारी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको उपभोक्ता शिक्षा के बारे में बताया था। यानी कि अगर शिक्षित हैं और हमें इन सारी चीज़ों की नॉलेज है तो हम कहीं भी पीछे नहीं हट सकते और हमें कहीं भी किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, उपभोक्ता को पता ही नहीं होता है कि उसको बहुत ही बड़ा लॉस हो गया है कोई भी आइटम का, और अगर उनको इस सब बातों की नॉलेज होगी तो उपभोक्ता इन चीज़ों से बच सकता है। तो हमारा अब इसी के साथ ही ये जो उपभोक्ता वाला जो टॉपिक है वो अब हमारा फिनिश हो गया है। आप अपने सारे इस सब्जेक्ट के नोट्स बना लीजिए और जो भी कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे बात कर लीजिए। धन्यवाद।